स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज जो है 1 जनवरी है और आज के इस 1 जनवरी 2026 के लिए यानी आपका जो क्लास 12th का अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में लेकर आऊँ आप सभी के बीच में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप जो है 100 में 100 नंबर पक्का है लेकर आएंगे। जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और सारे के सारे क्वेश्चन की जो इसमें सलूशन भी बताया हूँ, ये इसकी खास बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो है क्लास 12th अर्थशास्त्र वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पेपर का कोड है 329 FJ 2026 अर्थशास्त्र। पूर्णांक इसका होता है 100 नंबर का। आपको समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट। राइट, चलिए ज़्यादा ना कुछ करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक। तो ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन शाह रॉबिन्स, ऑप्शन द मेहता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बा, इसका राइट ऑप्शन है। ये हो गया इसका सत्य, इसका सही विकल्प हो गया मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री में। एक विषय सामग्री में ऑप्शन आ सकारात्मक अर्थशास्त्र की, ऑप्शन बा नियामक अर्थशास्त्र की, ऑप्शन सा आ और बा दोनों की, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बा, इसका जो है राइट ऑप्शन है नियामक अर्थशास्त्र की। ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं। आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 5। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है यानी 4 इसका जो है सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा यानी जिज्ञासा को कहा जाता है। ऑप्शन आ इच्छा, ऑप्शन बा आवश्यकता, ऑप्शन सा मांग, ऑप्शन दा इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन यानी इच्छा इसका जो है सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है। ऑप्शन आ बढ़ती हुई दर से, ऑप्शन बा स्थिर दर से, ऑप्शन सा घटती हुई दर से, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन बढ़ती हुई दर से इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है। ऑप्शन आ नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बा अमित शाह, ऑप्शन सा स्मृति ईरानी, ऑप्शन दा निर्मला सीतारमण। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आ नई दिल्ली, ऑप्शन बा मुंबई, ऑप्शन सा कोलकाता, ऑप्शन दा चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन मुंबई इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन आ चीन, ऑप्शन बा भारत, ऑप्शन सा अमेरिका, ऑप्शन दा इंडोनेशिया। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन चीन जो है विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है। ऑप्शन आ सकल घरेलू उत्पाद घिसावट, ऑप्शन बा सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावट, ऑप्शन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और माइनस घिसावट, ऑप्शन दा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट इसका जो है सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में आर्थिक
मंदी कब आई थी? विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? ऑप्शन आ 1920 से 1922 में, ऑप्शन बा 1922 से 1925 में, ऑप्शन सा 1925 से 1926 में, ऑप्शन दा 1929 से 1930 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन। 1929 से 1930 में जो है आर्थिक मंदी आई थी विश्व में, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब आपका आ जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता की को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आय आगम से आप क्या समझते हैं? आय आगम से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा समय विशेष में अर्जित धन से है। यह वेतन, लाभ, किराया, ब्याज आदि का कुल योग हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13वां जो क्वेश्चन हमारा है वो है बाजार। बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है? बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं, या भौतिक या आभासी डिजिटल हो सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है? औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। औसत उत्पादन से तात्पर्य कुल उत्पादन को उपयोग में लाई गई उत्पादन इकाइयों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मात्रा से है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है? पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जब एक अर्थव्यवस्था में सभी योग्य और इच्छुक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रभावपूर्ण मांग क्या है? प्रभावपूर्ण मांग क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति, आय और खरीदने की इच्छा के साथ जुड़ी होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? इसका उत्तर है बृहद अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के समग्र कार्यों जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करती हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब चलते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? चलिए इसका उत्तर देते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अंतिम उपभोग या उपयोग के लिए तैयार होती हैं और जिनका उपयोग पुनः उत्पादन प्रक्रिया में नहीं होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित कीजिए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर है, उदाहरण, यदि आप एक के बाद एक चॉकलेट खाते हैं तो पहली चॉकलेट से आपको अधिक आनंद, सीमांत उपयोगिता मिलेगा, लेकिन दूसरी और तीसरी चॉकलेट से मिलने वाला आनंद धीरे धीरे कम हो सकता है। संबंध, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है? तो इसका उत्तर है, बजट रेखा वह रेखा है जो दर्शाती है कि उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करते हुए कितनी मात्रा में दो वस्तुओं का क्रय कर सकता है। उदाहरण, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और एक पेन 10 रुपये तथा एक किताब 20 रुपये की है, तो आप 10 पेन और 5 किताबें या इनका कोई भी संयोजन खरीद सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या होती है? तो इसका उत्तर है, स्थिर लागत ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जैसे किराया। परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल। और कुल लागत स्थिर और परिवर्तनशील लागत का योग। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, मुद्रा वह माध्यम है जिसे विनिमय, मूल्य मापन और धन संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। प्रमुख कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, भविष्य के लिए धन संग्रह, ऋण चुकाने का मानक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अल्प विकसित देशों में कठिनाइयाँ, सटीक आंकड़ों की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा, गैर बाजार लेन देन, अशिक्षा और कमजोर संस्थागत ढांचा। ये है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ये है विदेशी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। प्रकार, इसका जो प्रकार है, स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनीय विनिमय दर और प्रतिबंधित विनिमय दर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। चलिए 25 जो क्वेश्चन है वो है, उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर है, उदासीन वक्र। उदासीन वक्र वह वक्र है जो उपभोक्ता को विभिन्न वस्तु समूहों के बीच समान उपयोगिता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता वक्र पर किसी भी
बिंदु पर समान रूप से संतुष्ट होता है। प्रमुख विशेषताएं: ढलान नकारात्मक, उदासीन वक्र नकारात्मक ढलान वाला होता है क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है। अंतःस्थ स्थानांतरण, उपभोक्ता बिना किसी उपयोगिता हानि के एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को अपनाता है। अगला पॉइंट है मध्यवर्ती बिंदु, उदासीन वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। चौथा है अवतल आकार, यह वक्र आमतौर पर अवतल होता है जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च वक्र अधिक उपयोगिता, उदासीन वक्र जितना ऊपर होता है उतनी ही अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 26 है। 26 है पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता यह एक आदर्श बाजार स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होते हैं और कोई भी व्यक्ति या फर्म बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रमुख विशेषताएं: बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, कोई भी विक्रेता या खरीदार इतना बड़ा नहीं होता कि वह कीमत को प्रभावित कर सके। दूसरा पॉइंट है समरूप उत्पाद, सभी विक्रेताओं का उत्पाद एक समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं, विक्रेता केवल बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु बेच सकते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण जानकारी, खरीदार और विक्रेता के पास बाजार की पूरी जानकारी होती है। अगला पॉइंट है प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, फर्में बिना किसी प्रतिबंध के बाजार में प्रवेश कर सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। छठवां कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, उत्पाद समान होने के कारण विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया। इसी में देखिए अथवा करके भी एक क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अथवा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंक और इसके कार्य को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक वह संस्थान है जो किसी देश की मुद्रा और वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। भारत में यह भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI निभाता है। मुख्य कार्य, मुद्रा निर्गमन, केंद्रीय बैंक मुद्रा का प्रबंधन करता है। वित्तीय नियंत्रण, यह मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। बैंकों का बैंक, यह अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर और मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। सरकारी बैंक, यह सरकार के खाते संभालता है और आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करता है। ये हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध स्थापित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध। एक दृश्य स्पष्टीकरण, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दो महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाएं हैं जो उपभोग व्यवहार को समझने में मदद करती हैं। इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC क्या है?
एमपीसी यह बताता है कि आय में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है। सूत्र है एमपीसी बराबर डेल्टा सी ऑब्लिक डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा सी बराबर होता उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई बराबर होता आय में परिवर्तन। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी क्या? एपीसी कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात है। यह बताता है कि अपनी कुल आय का कितना हिस्सा लोग औसतन उपभोग पर खर्च करते हैं। सूत्र है एपीसी बराबर सी ऑब्लिक वाई, जहाँ सी बराबर होता है कुल उपभोग और वाई बराबर होता है कुल आय। एमपीसी और एपीसी के बीच संबंध। आय बढ़ने के साथ एमपीसी घटता है। जब आय बढ़ती है तो लोग अपनी अतिरिक्त आय का एक छोटा हिस्सा उपभोग पर खर्च करते हैं और अधिक हिस्सा बचत करते हैं। आय बढ़ने के साथ एपीसी भी घटता है। हालांकि एपीसी की दर एमपीसी की तुलना में धीमी होती है। लंबे समय में एमपीसी बराबर एपीसी। लंबे समय के लिए जब आय बहुत अधिक बढ़ जाती है तो एमपीसी और एपीसी लगभग बराबर हो जाते हैं। आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते होंगे। ग्राफ ही निरूपण है यहाँ पे, और इसका जो मैंने अच्छे से बता दिया। एमपीसी एंड एपीसी। ऊपर का ग्राफ, इस ग्राफ में उपभोग सी को आय वाई के फलन के रूप में दर्शाया गया है। 45 डिग्री रेखा सभी बिंदुओं को दर्शाती है जहां उपभोग आय के बराबर होता है। एमपीसी किसी बिंदु पर उपभोग वक्र की ढलान के बराबर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आय बढ़ने के साथ ढलान कम होती है, जिसका अर्थ है कि एमपीसी घट रहा है। एपीसी सी ऑब्लिक वाई के बराबर होता है, जो कि मूल बिंदु से किसी बिंदु तक खींची गई रेखा के ढलान के बराबर होता है। एपीसी भी आय बढ़ने के साथ घटता है, लेकिन एमपीसी की तुलना में धीमी गति से। तो ये था आज का जो है हमारा वायरल पेपर, और सारे वायरल क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आज इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।